कि एक स्कूल टीचर जॉगिंग कर रही होती है। दरअसल वो अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखती है, इसलिए वो हर सुबह जॉगिंग के लिए निकलती है। असल में वो स्कूल की सबसे खूबसूरत टीचर है और इसी वजह से वो एक टीचर के साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स के भी क्रश बन गई हैं। उसके फैमिली में बस 3 ही लोग हैं। उसके हस्बैंड का नाम माइकल है जो बैंक में नौकरी करता है और निकोल नाम की 18 साल की एक बेटी है जो स्कूल में पढ़ती है। अब घर पहुंचकर वो जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी कर देती है, पर माइकल काम की टेंशन से अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता और बिना ब्रेकफास्ट किए ही चला जाता है और निकोल भी कुछ खाने से मना कर देती है। स्टेफनी हल्की सी उदास होती है पर कुछ नहीं कहती। इसके बाद स्टेफनी भी अपने स्कूल के लिए निकल जाती है और क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगती है। इसी दौरान क्लास के बीच में एक नया स्टूडेंट आता है जिसका नाम जेम्स है। फिर जब स्टेफनी स्टूडेंट्स को कुछ टॉपिक्स के बारे में क्वेश्चन करती है तो जेम्स बहुत अच्छे से उन क्वेश्चंस का जवाब दे देता है। जवाब सुनकर स्टेफनी भी अप्रिशिएट करती है, जिससे जेम्स को बहुत प्राउड फील होता है। अब क्लास खत्म करके निकलते वक्त स्टेफनी रिचर्ड से टकरा जाती है जो स्कूल का एक स्टाफ मेंबर है। रिचर्ड उसे कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करता है क्योंकि वो स्कूल की सबसे खूबसूरत टीचर है, पर स्टेफनी ज्यादा भाव नहीं देती। इसके बाद वो लिंडा से मिलती है और उस नए स्टूडेंट जेम्स के बारे में बात करने लगती है कि वो काफी स्मार्ट है। लिंडा भी एक स्टाफ मेंबर है और वो बताती है वो लड़का किसी स्कूल से ट्रांसफर होकर आया है और आगे की पढ़ाई यहीं करना चाहता है। इसके बाद हम रात के समय देखते हैं जहां स्टेफनी स्विमिंग कर रही होती है। असल में वो अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखती है। थोड़ी देर स्विमिंग करने के बाद वो अपने हस्बैंड के पास आकर उसे किस करने लगती है, लेकिन उसी दौरान जब दोनों क्लोज हो रहे थे बाहर से कोई उन्हें देख रहा होता है और उनकी कुछ तस्वीरें भी लेता है। बाद में किसी अननोन नंबर से स्टेफनी को मैसेज आता है कि हम दोनों इस हफ्ते मिलने वाले हैं, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताता। फिर अगली सुबह स्टेफनी स्कूल ट्रिप पर स्टूडेंट्स को लेकर जाती है जहां पर वो पॉइजनस फ्लावर्स और कुछ एनिमल्स के बारे में बता रही होती है, लेकिन वहां भी कोई उसका फोटोज ले रहा होता है। इसके बाद वो बोट लेकर आसपास के इलाके में घूमने जाते हैं और रिचर्ड वहां की कई सारी चीजों के बारे में स्टूडेंट को प्रैक्टिकली समझाता है। वहां पर जेम्स भी आया होता है जो स्टेफनी के पास बैठकर उससे बातें कर रहा होता है। फिर ट्रिप खत्म होने के बाद सभी एक होटल में रुकते हैं। स्टेफनी भी थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे में आती है। तभी वो खिड़की से देखती है कि जेम्स नहाकर बिना शर्ट के समंदर के पास खड़ा हुआ है। तभी जेम्स की नजर भी स्टेफनी पर पड़ती है तो वो जल्दी से खुद को छुपा लेती है। थोड़ी देर बाद सब लोग जमा होकर थोड़ी बहुत एंजॉय करने लगते हैं और स्टेफनी रिचर्ड से बात कर रही होती है, लेकिन जेम्स उसे बस देखे ही जा रहा था, जिसे स्टेफनी भी नोटिस करती है। इसके बाद वो डांस करना शुरू कर देती है। इसी बीच माइकल का फोन आता है तो वो बाहर निकलकर बात करते करते समंदर के पास चली जाती है, लेकिन उसके पीछे पीछे जेम्स भी चला आता है, जिसे अचानक देखते ही स्टेफनी घबराकर गिर जाती है। ये देखकर जेम्स दौड़कर उसके पास आकर देखता है कि स्टेफनी को चोट लग गई है, तो वो अपनी टी शर्ट पानी में भिगोकर स्टेफनी के चोट पर लगाता है ताकि थोड़ा आराम मिले। फिर वो पास बैठकर कहता है कि मैंने तुम्हें देख लिया था जब तुम खिड़की से मुझे देख रही थी, मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। इतना कहकर वो स्टेफनी को किस करने लगता है और एक पल के लिए स्टेफनी भी मान जाती है, लेकिन फिर और आगे बढ़ने से पहले वो कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन स्टेफनी घर लौट आती है जहाँ माइकल पूछता है कि तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा, तो वो सब ठीक है कहकर बात टाल देती है और जेम्स के बारे में कुछ नहीं बताती। लेकिन बाद में इस बारे में सोचने लगती है कि अचानक वो कैसे बहक गई थी, वो भी एक स्टूडेंट के साथ। दूसरी तरफ जेम्स अपने घर में स्टेफनी की एक खूबसूरत ड्राइंग बनाता है। ऐसा लग रहा था कि उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है जिनको वो इजहार नहीं कर पा रहा है। फिर अगली सुबह जब वो जॉगिंग करने जाती है तभी हम देखते हैं कि कोई गाड़ी लेकर उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जैसे ही स्टेफनी की नजर उस गाड़ी पर पड़ती है तो वो गाड़ी वहां से भाग जाती है। इसके बाद स्टेफनी लिंडा से मिलती है और उसे सब बताती है कि मैं एक पल के लिए बहक गई थी और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लिंडा चौंक जाती है कि वो तुम्हारा स्टूडेंट है, लोगों को इस बारे में पता चलेगा तो स्कूल के साथ साथ सोसाइटी में भी तुम्हारी बदनामी होगी। इसे एक मिस्टेक समझकर भूल जाओ और मुझे लगता है जेम्स को किसी और क्लास में ट्रांसफर कर देना चाहिए ताकि तुम डिस्टर्ब ना हो। फिर अगले दिन जब स्टेफनी क्लास में होती है तभी जेम्स आता है तो स्टेफनी कहती है तुम्हारा ट्रांसफर दूसरे क्लास में कर दिया गया है और ऐसा क्यों किया है ये तुम्हें लिंडा मैडम बता देंगी। ये सुनकर जेम्स का चेहरा उतर जाता है और वो बिना कुछ कहे क्लास से निकल जाता है। इसके बाद हम किसी को स्कूल की लाइब्रेरी में देखते हैं जो चुपके से आकर एक जहरीला सांप चुरा लेता है,
लेकिन ये कौन है ये हमें बहुत जल्द पता लग जाएगा। फिर क्लास के बाद जेम्स आकर स्टेफनी से पूछता है कि तुमने मेरा ट्रांसफर क्यों करवाया। तो स्टेफनी कहती है ये मेरा नहीं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर का डिसीजन था। इसी बीच रिचर्ड छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। जेम्स कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने ही सब कुछ किया है क्योंकि तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही हो। ये सुनकर स्टेफनी कहती है कि देखो जेम्स, जो भी हमारे बीच हुआ उसे एक मिस्टेक समझकर भूल जाओ। इस बात को आगे मत बढ़ाओ क्योंकि मैं तुम्हारी टीचर हूँ और हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लिंडा को देखते हैं जो किसी से फोन पर बात करते हुए ड्रॉअर से कुछ निकाल रही होती है। तभी वही सांप उसे काट लेता है जिसको लैब से चुराकर किसी ने ड्रॉअर में रख दिया था। फिर रात के समय स्टेफनी घर लौटकर जब अपने फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है तभी कोई डोरबेल बजाकर चला जाता है। माइकल दरवाजा खोलता है तो उसे वहाँ फ्लावर्स मिलते हैं जिन्हें उठाकर अंदर ले जाता है। लेकिन तभी स्टेफनी कहती है उन्हें टच मत करना क्योंकि ये पॉइजनस फ्लावर हैं। इसे टच करते ही हेलुसिनेशन होने लगता है और पॉइजन की वजह से इंसान मर भी सकता है। वहीं दूसरी तरफ जेम्स देर से घर आता है जहां उसकी माँ उसके बनाई हुई स्टेफनी की ड्राइंग देख रही होती है। तभी जेम्स उससे ड्राइंग छीन लेता है और उसकी चीजों को हाथ लगाने से मना कर देता है। अगले दिन जेम्स जब स्कूल पहुंचता है तो रिचर्ड आकर उसे वार्निंग देते हुए कहता है तुम स्टेफनी के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो, उससे दूर रहो नहीं तो तुम्हें अरेस्ट होते ज्यादा देर नहीं लगेगी। फिर वो सीधा स्टेफनी के केबिन में जाता है जिसे देखकर स्टेफनी यहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन जेम्स उसे अपनी ग्रैंड मदर की एक लॉकेट देता है कि ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। स्टेफनी हैरान होकर कहती है कि तुम ये मुझे नहीं दे सकते, पर जेम्स जिद करने लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और तुम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। उसकी बातें सुनकर स्टेफनी कहती है तुम अपनी बाउंड्रीज पार कर रहे हो, मैंने कहा था इस बात को आगे न बढ़ाने के लिए, अब यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। फिर वो स्टेफनी को धमकाता है कि अगर तुमने बात नहीं मानी तो मैं सबको बता दूंगा कि हमारे बीच क्या हुआ था और स्कूल में तुम्हारी बहुत इंसल्ट होगी। ये कहकर वो चला जाता है। फिर कुछ देर बाद जब स्टेफनी बाहर बैठी होती है तो रिचर्ड जाकर कहता है कि मैंने तुम्हें कल रात फ्लावर्स भेजे थे, क्या तुम्हें वो मिले थे? ये सुनकर स्टेफनी गुस्से में कहती है क्या तुम्हें पता नहीं कि वो पॉइजनस फ्लावर्स थे? रिचर्ड कहता है मैं तो बस एक अच्छे फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा था। जिस पर स्टेफनी कहती है कि घर में मेरे हस्बैंड भी थे, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो आइंदा ये सब करने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर वो गुस्से में चली जाती है। अगले सीन में हम स्टेफनी को लैब में देखते हैं जहाँ वो कुछ काम कर रही थी। तभी अचानक उसे चक्कर आने लगती है। फिर उसे पता चलता है कि किसी ने उसके ड्रिंकिंग वाटर में वही फ्लावर का टुकड़ा डाल दिया है जिससे उसका सर घूमने लगता है और उसे हल्लुसिनेशन होने लगती है। वो देखती है कि जेम्स उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो किसी तरह बाहर निकलती है जहाँ उसकी हालत देखकर लिंडा, रिचर्ड और जेम्स आते हैं और तभी वो बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद उसे घर में होश आती है जहाँ उसकी बेटी कहती है कि आप स्कूल में बेहोश हो गई थी, उस फ्लावर की वजह से ऐसा हुआ था जिसके लिए पुलिस केस भी हो गई है। फिर अगले दिन उनके घर एक पुलिस ऑफिसर आती है और उसे कहती है कोई तो जरूर है जिसने जानबूझकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अगर तुम्हारा ट्रीटमेंट सही समय पर नहीं होता तो शायद तुम्हारा बचना मुश्किल होता। तुम्हें किसी पर शक है तो हमें बता सकती हो। तो स्टेफनी बता देती है कि रिचर्ड ने पहले भी घर में वो फ्लावर्स भेजे थे तो ये काम उसी का हो सकता है। ये सुनते ही पुलिस तुरंत स्कूल पहुंचती है और रिचर्ड को गिरफ्तार कर लेती है। रिचर्ड बताने लगता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर वहाँ कोई उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल स्टेफनी को केबिन में बुलाते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं कि रिचर्ड अभी जेल में है, तो मैं चाहता हूँ कि जब तक उसका मामला नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक तुम कुछ दिनों के लिए घर में रहो। पर बाहर निकलते ही गाड़ी में उसकी मुलाकात जेम्स से होती है जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे। तो स्टेफनी के पूछने पर वो जवाब देता है कि उसकी मॉम के बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया था। फिर वो एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि अच्छा हुआ रिचर्ड पकड़ा गया, नहीं तो शायद वो तुम्हें और नुकसान पहुंचा सकता था। अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। ये सुनकर स्टेफनी उसे समझाने लगती है कि देखो जेम्स, कभी कभी हमारी लाइफ में कंट्रोल से बाहर की चीजें हो जाती हैं। मैं तुम्हारी टीचर हूँ और उम्र में भी तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए अच्छा होगा तुम इस बात को भूल जाओ और अपनी उम्र की किसी अच्छी लड़की को ढूंढ लो। इतना कहकर वो चली जाती है। अगले दिन सुबह स्टेफनी जॉगिंग करके वापस आती है और अपनी बेटी निकोल से बातें करने लगती है। तो निकोल बताती है कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और पिछले कई दिनों से उसे डेट कर रही हूँ। वो बहुत ही अच्छा लड़का है, आप चाहो तो एक बार उससे मिल लो। स्टेफनी मुस्कुराकर कहती है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, तो क्यों ना तुम
तुम उसे डिनर पर बुला लो ताकि मैं भी जान लूं कि वो लड़का कौन है जिसको मेरी बेटी इतना पसंद करती है। अब सीन कट होता है जहां लिंडा स्टेफनी को समझाती है कि जेम्स को हल्के में मत लो, मैंने उसकी बैकग्राउंड चेक की है, उसके बिहेवियर की वजह से कई स्कूलों से निकाला जा चुका है, वो किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए तुम उससे दूर ही रहो तो अच्छा है। इसके बाद रात को स्टेफनी बहुत अच्छे से सबके लिए डिनर तैयार करती है क्योंकि निकोल का बॉयफ्रेंड आने वाला है। लेकिन जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड आता है तो स्टेफनी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि जेम्स होता है। इसके बाद डिनर के लिए सब बाहर बैठते हैं, लेकिन जेम्स अजीब सी हरकतें करने लगता है। वो अपने पैरों से स्टेफनी को टच करने लगता है जिस पर स्टेफनी कुछ कह भी नहीं पाती और ऊपर से उसकी हस्बैंड भी घर पर नहीं था। कुछ देर बातें करने के बाद जेम्स अचानक बाथरूम का बहाना करके घर के अंदर जाता है और सीधा स्टेफनी के कमरे में चला जाता है। स्टेफनी को कुछ गड़बड़ लगती है तो निकोल को वहां रुकने के लिए कहकर वो भी अंदर पहुंचती है, पर उसके आते ही जेम्स कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और कहता है, तुम ही ने कहा था कि अपनी उम्र की लड़की ढूंढो, तो देखो मैंने ढूंढ ली। स्टेफनी गुस्से में कहती है कि तुम अभी यहाँ से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। लेकिन जेम्स अपनी हद पार करते हुए उसे किस करने लगता है और उसके क्लोज होने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ निकोल आ जाती है, जिसके बाद स्टेफनी तुरंत जेम्स को यहाँ से जाने को कहती है तो वो भी चला जाता है। जिसके बाद स्टेफनी अपनी बेटी को समझाती है कि वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो बस तुम्हें यूज करना चाहता है, पर निकोल कुछ नहीं सुनती और गुस्से में चली जाती है। इसके बाद हम शाम को स्टेफनी को स्विमिंग करते हुए देखते हैं। तभी कोई चुपके से घर में घुस जाता है और ये असल में कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड था, जिसको पुलिस ने रिहा कर दिया था क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला था। वो स्टेफनी को समझाने की कोशिश करता है कि उस दिन स्कूल में जो इंसिडेंट हुआ था उसके पीछे वो नहीं बल्कि जेम्स था, लेकिन स्टेफनी उससे ज्यादा बात नहीं करती और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है तो रिचर्ड वहाँ से निकलकर अपने घर लौटने लगता है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से उतरता है तो उसके सामने जेम्स आ जाता है और कुछ बिना बोले ही उसे नाइफ से स्टैब कर देता है, जिससे रिचर्ड वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद उसकी लाश को डिक्की में डालकर उसे अपने घर ले जाता है ताकि लाश को कहीं छुपा सके, पर उसकी मॉम ये देखकर हैरान हो जाती है। फिर अगले दिन जेम्स निकोल को कॉल करता है और कहता है, कल रात कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं चला आया था, तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी थी, इसलिए तुम मिलने आती तो अच्छा होता। तो निकोल भी उससे मिलने के लिए निकल जाती है, लेकिन जब जेम्स कार लेकर निकलने वाला होता है तभी उसकी मॉम आकर उसे गन पॉइंट पर ले लेती है और कहती है कि बेटा ये सब बंद कर दो, मैं और नहीं सह सकती। पर वो अपनी मॉम से बंदूक ले लेता है और उन्हें धमकाकर एक ट्रेलर के अंदर ले जाकर बंद कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में जब निकोल उससे मिलने पहुंचती है तो जेम्स उसे झूठ कहता है कि स्टेफनी ने मुझे उस रात जबरदस्ती किस किया था, शायद वो चाहती है कि हम दोनों अलग हो जाएं, या फिर किस करने के बहाने मुझे टेस्ट कर रही थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों को मिलकर उनसे बात करनी चाहिए। फिर वो अपनी मोम से मिलवाने के बहाने उसे घर ले जाता है और निकोल भी उसकी बातों में आ जाती है। इसके बाद जेम्स स्टेफनी को कॉल करके कहता है कि निकोल मेरे कब्जे में है, तुमने मेरी बात नहीं मानी थी, अब तुम अपने आप ही चलकर मेरे पास आओगी। स्टेफनी कहती है, अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जेम्स कहता है, जल्दी से मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ, और हाँ, पुलिस को कॉल करने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं निकोल को मार दूंगा। इसके बाद स्टेफनी जल्दी से कार लेकर उस जगह पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन बीच रास्ते में उसकी कार फंस जाती है, तो वहां से दौड़ते हुए वो जेम्स के घर पहुंचती है। वहां पर सबसे पहले ट्रेलर में चेक करती है तो एक अलमारी के अंदर उसे जेम्स की मॉम मिलती है, जिसको जेम्स ने कैद करके रखा था और वो जख्मी हालत में थी। पर वो स्टेफनी को जल्दी जाकर अपनी बेटी को बचाने के लिए कहती है, तो वो घर के चारों तरफ निकोल को ढूंढना शुरू कर देती है और एक कमरे में जाने के बाद उसे बहुत सारी तस्वीरें मिलती हैं जिनको जेम्स ने इकट्ठा करके रखा हुआ था, यानी जेम्स उसे बहुत दिनों से फॉलो कर रहा था। उसी कमरे में उसे रिचर्ड की लाश भी मिलती है, जिसको उसने छुपा कर रखा था। फिर वो ढूंढते हुए जैसे ही नीचे जाती है तो वहाँ निकोल उसे बंधी हुई मिलती है। तभी जेम्स आकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें कितना चाहा, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं मानी, अब तुम मेरा गुस्सा देखोगी। स्टेफनी उसे समझाने की कोशिश करती है, पर जेम्स गुस्से में कहता है, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, तुमने कभी भी मेरा दर्द जानने की कोशिश नहीं की। जब मैं 13 साल का था तब मैंने अपने ही बाप को मार दिया था, क्योंकि वो मुझे और मेरी मॉम को रोज शराब पीकर बहुत मारता था। मैं बचपन से दर्द सहते आया हूँ, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और मुझे जो भी चाहिए मैं उसे हासिल करके रहूंगा। रिचर्ड हमारे बीच आ रहा था, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। ये सब सुनकर स्टेफनी समझ जाती है कि जेम्स एक साइको बन चुका है, लेकिन फिर भी उसे शांति से समझाने की कोशिश करती है और मौका मिलते ही उससे बंदूक छीनने की कोशिश करती है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन जेम्स उस पर भारी पड़ने लगता है और गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से जेम्स की मॉम आकर उसे गोली मार देती है और वो वहीं पर गिर जाता है। अब कहानी
कहानी के आखिर में हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहां इस इंसिडेंट के बाद अब स्टेफनी अपने फैमिली के साथ बहुत हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही है। और वहीं हॉस्पिटल में जेम्स को देखते हैं जो बच गया था, पर अभी वो पुलिस की हिरासत में है। लेकिन वहां भी उसकी सोच नहीं बदली होती है। वो एक नर्स को देखकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे अपना अगला क्रश बना लेता है। और इसी सीन के साथ